बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। ये भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। इसकी डेफिनेशन और इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक पेंडुलम है जिसको हम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं और ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अगर तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये फ्री ऑसिलेशन करेगा, लेकिन अगर बाहर से फोर्स इंटरफेयर करेगी तो ये फोर्स्ड ऑसिलेटर बन जाएगा। तो याद रखो जो रेजोनेंस है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस है। फ्री ऑसिलेशन नहीं होंगी क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर करेगी, तो ये फोर्स्ड ऑसिलेटर या फोर्स्ड ऑसिलेशन का स्पेशल केस होगा। अब फर्ज करो ये जो फोर्स हम बाहर से पेंडुलम पे लगा रहे हैं वो पीरियोडिक फोर्स है। पीरियोडिक का मतलब है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है और वो उस टाइम पीरियड के बाद अपने आप को बार बार रिपीट करती है। मसलन अगर फर्ज करो इस लम्हे ये फोर्स लगी है और ये बॉडी इधर से इधर गई है, तो फिर कुछ टाइम के बाद ये फोर्स फिर लगेगी, फिर बॉडी मूव करेगी और उतने ही टाइम के बाद फिर से फोर्स लगेगी। तो इस तरह इस बॉडी की वाइब्रेशन के दौरान बार बार पीरियोडिक फोर्स उसमें इंटरफेयर करेगी। अब फर्ज करो इस लम्हे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाते हैं। अब क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है तो इस पे वर्क डन पॉजिटिव होगा और जब इसको इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा तो ये बॉडी तेज हो जाएगी और इसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और इसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब फर्ज करो हमने इस लम्हे इस पर फोर्स लगाई है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, तो ये फोर्स लगने से ये बॉडी तेज हो गई। अब ये बॉडी इधर से इधर जाएगी, फिर इधर से वापस आएगी और फर्ज करो जब ये दोबारा इधर से इधर जाने लगी उतने ही टाइम के बाद फिर से फोर्स लग गई, तो वो फोर्स इसको और तेज कर देगी और इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ेगा। ये बॉडी फिर इधर से इधर जाएगी, फिर वापस आएगी और उतने ही टाइम के बाद फिर से फोर्स लगेगी और वो इसको और तेज कर देगी। अब जितने टाइम के अंदर ये बॉडी वाइब्रेशन को मुकम्मल कर रही है, अगर हर दफा उतने ही टाइम के बाद फोर्स लगे तो बॉडी तेज से तेज होती चली जाएगी और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी जब पीरियोडिक फोर्स का टाइम पीरियड इस पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर होगा तो पेंडुलम का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और इसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो अगर इनका टाइम पीरियड बराबर है तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी। इसका मतलब जब अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो इस सिचुएशन में इस पेंडुलम पे होने वाला वर्क हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पेंडुलम की एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि रेजोनेंस हो गई है। तो हम बोलते हैं रेजोनेंस कब हुई? रेजोनेंस अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेटर। इस फोर्स्ड ऑसिलेटर की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, जब ये पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसके बराबर हो गई तो इस सिचुएशन को हमने रेजोनेंस का नाम दिया। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, रेजोनेंस अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेटर। और याद रखो जब रेजोनेंस होती है तो बॉडी पे होने वाला वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है और बॉडी की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि जो एनर्जी है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ता जाएगा और इस तरह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्ज करो ये हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने दो थ्रेड्स के साथ सस्पेंड कर दिया है और इस रॉड के साथ ये हमने 4 पेंडुलम सस्पेंड कर दिए हैं। आप देखें ये जो दोनों पेंडुलम है इन दोनों की लेंथ बराबर है। अगर इनकी लेंथ बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है। इसी तरह बी और बी डैश की लेंथ बराबर है और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी बराबर है, लेकिन ए और बी या बी डैश की लेंथ डिफरेंट है
तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में डिफरेंट है। तो फर्ज करो ये एक रॉड है जिसके साथ हमने 4 पेंडुलम सस्पेंड किए हैं और रॉड को हमने वाल के साथ सस्पेंड कर दिया है। अब हम इन चारों पेंडुलम में से फर्ज करो किसी एक पेंडुलम को यहां से खींच के छोड़ देते हैं। अब इन चारों पेंडुलम में से सिर्फ फर्ज करो एक पेंडुलम है जो वाइब्रेट करना शुरू हो गया। जब एक पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, बाकी तीनों अभी रेस्ट में है, तो इस पेंडुलम की वाइब्रेशन से ये रॉड वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा और इस रॉड की मदद से ये वाला पेंडुलम इन तीनों पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो इस वजह से ये इन तीनों पे पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेगा। अब क्योंकि इस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रही है, तो हम देखेंगे ये जो बी डैश है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा और एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन ए और ए डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन पर इस पे क्यों फर्क पड़ा है और इन पर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इस बी की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है और इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है, तो इसके बी की बी डैश के साथ रेजोनेंस हो जाएगी। इस वजह से बी डैश का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। इसी तरह अगर हम इन चारों को दोबारा रेस्ट में ले आए और ए को यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ दें, अब ये जो ए है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब ए की वाइब्रेशन की वजह से ये ए इन तीनों पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि अब इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, अब ये वाला पेंडुलम इसके साथ रेजोनेंस करेगा और इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी और हम देखेंगे ए डैश का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और एनर्जी भी बढ़ रही है। अब बी और बी डैश पे कोई असर नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, मोशन ऑफ द स्विंग। फर्ज करो ये एक स्विंग है और उस पे एक बच्चा बैठा हुआ है और वो फ्री ऑसिलेशन कर रहा है। अगर हम उसको बार बार पुश करना शुरू कर दें तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन बन जाएगी। अगर जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है हम उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इस पर फोर्स लगाएं तो हम देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसकी एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी रेजोनेंस हो जाएगी। इसी तरह अगली एग्जांपल है मार्च ऑफ सोल्जर्स। जब सोल्जर्स किसी ब्रिज पे चलते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि रिदमिक स्टेप्स में नहीं चलना, क्योंकि अगर वो रिदमिक स्टेप्स में बार बार एक साथ पांव उठा के मारते हैं तो रेजोनेंस होने का खतरा है और अगर रेजोनेंस हो जाएगी तो फिर ब्रिज में एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस तरह ब्रिज ब्रेक हो सकता है। अगली एग्जांपल है ट्यूनिंग का रेडियो। ये आप वैसे सेकंड ईयर में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए ये मैंने एक सर्किट बनाया है जो आपने सेकंड ईयर की क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी आप जस्ट इसका इंट्रोडक्शन याद कर लें। तो इसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर एक कॉइल होती है, उनको पैरेलल में लगाया होता है और इसके साथ ये एक एंटीना होता है। अब ये जो एक सर्किट है इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इस पर उसी फ्रीक्वेंसी वाली वेव मारेंगे तो उन फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स के साथ रेजोनेंस हो जाएगी और उनकी जो एनर्जी है वो इस सर्किट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी और इस तरह उनका जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का बढ़ेगा और हम वही फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करके सुन पाएंगे। तो हमने जो रेडियो चैनल सुनना होता है हम ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इस तरह चेंज करते हैं कि इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी उस चैनल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस हो जाएगी और उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और इस तरह वही चैनल रेडियो पे या टेलीविजन पे भी ऐसा ही है ट्यून हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन भी रेजोनेंस की एग्जांपल है। हमने पढ़ा है जितने भी हमारे फूड हैं उनमें फैट या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन की फॉर्म में मौजूद हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं हम उन पर उसी फ्रीक्वेंसी वाली वेव मारें तो इनके साथ रेजोनेंस हो जाएगी और इनका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा और इनकी एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जो टेम्परेचर होता है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस तरह इनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और हमारा फूड हीट किया जा सकता है।
तो इसी असूल पे, रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे हमने माइक्रोवेव ओवन को डिजाइन किया है। तो आपको पता है माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो हम फूड रख देते हैं, ठीक है, जब हम इसको ऑन करते हैं और टाइम सेट करते हैं तो फिर हम इस फूड पर माइक्रोवेव्स मारते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 2450 मेगाहर्ट्ज और उनकी